नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। ठाकरे की नई गाथा सामने आ गई है। ठाकरे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। अब कोई ठिकाना जब कहीं मिला नहीं तो दोनों एक साथ आ गए और अब नई नई बात कह रहे हैं, बातचीत में कह रहे हैं। अभी आए थे वो जंतर मंतर। हर जगह से जब निराशा हाथ लगी, पूरी तरह से जब मिट्टी में मिल चुके हैं वो, तब फिर से अपना राग अलापना शुरू कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से राजनीतिक रूप से जिंदा हो जाए, जिसकी गुंजाइश दूर दूर तक नहीं है। लेकिन इसी दौरान राम रक्षा दल बना लिया, अभियान बना लिया, शुरू किया, फुस हो गया, कहीं चला नहीं, कोई जन समर्थन नहीं मिला। जहां गए लोगों ने आलोचना की, जमकर आलोचना की। उसके बाद कहानी उन्होंने शुरू कर दी दूसरी, एक जो यहां पर जंतर मंतर पर जो महाफ्रॉड आंदोलन हुआ, महाफ्रॉड, और पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, महाफ्रॉड आंदोलन जो हुआ, उस आंदोलन में आए फिर अपना बचाव करने के लिए। और अब उस आंदोलन के जो कर्ता धर्ता थे उनको कह रहे हैं कि ये विष्णु के अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं। आज इस पूरे प्रकरण पे, और ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, अगस्त बस 2 दिन के बाद आने वाला है और कुछ होने वाला है। क्या क्या होने वाला है और क्यों ये राजनीतिक उठापटक महाराष्ट्र में शुरू हुई है, कैसे ये दोनों भाई, खासतौर से उद्धव ठाकरे और उनके पुत्र आदित्य ठाकरे अभी नपने वाले हैं, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एडवोकेट नीलेश ओझा। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी। हमारे बहुत सारे दर्शक ये पूछ रहे थे, एक तो ये जो प्रकरण हो रहा है, 26 जुलाई को उन्होंने शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाया कि देखो हमारे साथ तो स्टूडेंट आ गए और सभी वर्ग के लोग आ गए, सभी जाति धर्म के बच्चे आ गए हैं समर्थन करने के लिए। किनके समर्थन में आए थे ये? नहीं, अभी देखिए, किसको बताने की जरूरत नहीं है, खुद उन्होंने सौरभ दास जी ने वगैरह सब क्लियर कर दिया है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे नहीं है। जिसको हमारे आंदोलन को समर्थन देना है दे। जिन पार्टियों को लगता है कि जनता का उन पे विश्वास अभी कम हो रहा है, अभी ये पब्लिक हमारे साथ में विश्वास ज्यादा बढ़ रहा है, तो बराबर वो सब ऐसे आना शुरू हो गए। मतलब इनके ऊपर विद्यार्थी आंदोलन में जिनकी दुकानदारी बंद हो रही थी, वो लोग आकर अपने खुद के लिए कवर अप लेने का ट्राई कर रहे हैं। जैसा कि आपने देख लिया, वो पुलिस वाला जो डिसमिस हो रहा था एक्सटॉर्शन केस में, अरेस्ट हो गया था, वो आके आंदोलन में बोलता है मैं आपके लिए जॉब छोड़ने को तैयार हूँ। कपिल सिब्बल जिनका, लेकिन उद्धव ठाकरे को तो हाथ पकड़ के लाए थे दीपके जी मंच पे। ऐसा तो है नहीं कि क्या दीपके इतने इनोसेंट हैं। नहीं, उनके घर से थोड़ी बुला कर लाए थे, ये वहां पहुंचे तब उनको लेकर गए ना। और सुनिए, और एक बात, अगर वो चाहे अभिजीत दीपके हो या और कोई हो, वो लोग अगर इनको अपने आंदोलन में जोड़ लेंगे तो ये वन स्ट्रोक में बीजेपी का फायदा हो जाएगा। क्योंकि इनका ये ड्रग्स के बिजनेस का, एक्सटॉर्शन का, मर्डर का, वो जिलेटिन का, बाद में एंटी नेशनल एक्टिविटी का, वो कौन सा अल जजीरा के साथ में इनके मीटिंग के इतने प्रूफ्स है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग वगैरह, तो एक ही झटके में ये पूरा आंदोलन का पूरा क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगा। वो दिशा सालियान का गैंग रेप, मर्डर, क्या ऐसा भी नहीं, डायरेक्ट प्रूफ है ना, तो बीजेपी बहुत खुश हो जाएंगे। आप एक मिनट मेरी बात सुनिए जरा सा। आप ये कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन था वो बड़ा पायस था, बड़ा पवित्र आंदोलन था? नहीं, सुनिए, मैं आपको बोलता हूं, सुनिए। देखिए, आंदोलन में कई देशद्रोही असामाजिक तत्व घुस गए थे, कोई उसमें दो राय नहीं है, लेकिन मूल मुद्दा जो है, धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन करना चाहिए और इसमें के सारे आरोपी पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो पेपर लीक वाले मामले में वो मुद्दे को सबका समर्थन था और उसमें
आप ये अगर अपनी राजनीतिक दुकानदारी ये करना चालू करेंगे तो कॉमन मैन कहेंगे इनके साथ नहीं, दूसरा एक अच्छा ग्रुप खड़ा हो जाएगा, उसके पीछे पब्लिक चली जाएंगी, जो जो इनको समर्थन मिल रहा था वो खत्म हो जाएगा सबका उस मुद्दे पे। नहीं, लेकिन ये लोग तो ये तो आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुके हैं। अभी 5 महीने पहले तक ये काम किए हैं, ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय पहले उन्होंने छोड़ दिया था। आम आदमी पार्टी के साथ ये काम कर चुके हैं, उसके बाद ये नहीं आंदोलन बना है। नहीं, आपकी बात सही है, सुनिए ना। मेरा ये कहना है कि यह आंदोलन पूरी तरह से समर्थित था अरविंद केजरीवाल के द्वारा। मैं इसलिए कह रहा हूं, और बाकी मैं अभिजीत दीप के या और बाकी के ऊपर कोई शक नहीं कर रहा हूं, कोई शक नहीं नहीं आप कर रहा हूं। लेकिन, हाँ मैं लेकिन कह रहा आपकी हूं बात सिर्फ इस आंदोलन को आम आदमी पार्टी समर्थन कर रही थी। ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं तो आपको मैं कह रहा हूं नीलेश जी, आप आइए अभी जंतर मंतर पे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, यही मुद्दा उठाइए, देखिए कितने लोग आते हैं साथ में। ये पूरा सुनिए, प्रायोजित किया गया, ये पूरा पैसे का खेल हुआ, करोड़ों रुपए इसमें आए हैं। अभी जुनैद की गिरफ्तारी हो रही है, उसमें अब ये लोग सारे लोग आए हैं, इससे लग रहा है कि ये सभी पीछे पीछे साथ में थे। ये मैं कह रहा हूं, सुनिए, राहुल गांधी इनके मंच पर नहीं गए, राहुल गांधी नहीं तो नहीं इनके मंच सुनिए, पे नहीं गए, इसका मतलब राहुल गांधी को जानकारी थी पहले से। मैं आपको बताता हूँ। देखो, अच्छा अच्छा पॉइंट उठाया आपने, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। मैं कुछ बातें आपको, मैं जो मेरे पास में इनपुट्स है, जो अवेलेबल प्रूफ्स है, उसके बेस पे मैं कुछ बातें क्लियर करता हूं। बोलिए। आपकी बातें बहुत हद तक सही है। पहली चीज ये, आप इस आंदोलन के आड़ में बच्चों के कंधे पर बंदूक रख के लोगों की भावना के साथ खेल के डीप स्टेट वाला ग्रुप काम कर रहा है, वही इकोसिस्टम जिनको इंडिया में अस्थिरता लानी है, अराजकता लानी है और इंडिया की प्रोग्रेस नहीं होने देनी है। तो आप ही, आप एक, ये बात भी आपकी सही है, ये एक्चुअली आंदोलन में टसल जो था ये दोनों का चल रहा था। विरोध में दो ग्रुप, मतलब मोदी विरोधी ग्रुप के दो ग्रुप, एक राहुल गांधी ग्रुप अलग और एक अरविंद केजरीवाल एंड एक ग्रुप अलग। तो आप एक बात गौर कीजिए, इस आंदोलन में आप कह रहे ना राहुल गांधी गए नहीं, राहुल गांधी को इन्होंने भाव ही नहीं दिया, आने नहीं दिया। इन्होंने प्लान ऐसा किया कि इन्होंने केजरीवाल को ग्लोरीफाई कर लिया, केजरीवाल को आने दिया। इन्होंने, अभी एक गौर कीजिए, उद्धव ठाकरे को लेकर आ गए डायस पे, शरद पवार पहुंचे थे उनको डायस पर लेकर गए, नहीं लेकर गए। दूसरी चीज, शरद पवार के जो नाती है, जो एमएलए रोहित पवार है, रोहित पवार डायस पे गए, अभिजीत दीपके ने उनसे बात भी नहीं किया, वो वीडियो है, वो उधर खड़े हैं और अभिजीत दीपके अपने अपने काम में लगा हुआ है। तो जैसा कि अपना पोहरे जी से कल डिस्कशन हो रहा था कि वहां जो प्रेजेंट लोग थे वो ये बता रहे थे, और एक देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये नाम के लिए इंडिया आघाड़ी थी, लेकिन उद्धव ठाकरे और केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग से लिया और राहुल गांधी ने उसका अलग से लिया। तो ये जो है ना, ये सब इनका आपस का गेम चल रहा था और कॉमन मैन को सोशल मीडिया पे छोटे छोटे बातें आधी अधूरी बता बता के उनको गुमराह करके ये दिखाया जा रहा था, मैं देखो ये मुद्दा है, ये मुद्दा है। अब इसमें जितने लोग कई दिनों से अपनी इच्छाएं मार के बैठे हैं कि यार मोदी हट जाए, तो ये मोदी हट जाए वाला ब्रिगेड बोले दुश्मन का दुश्मन दोस्त बोल के घुस गए इसमें। हाँ, अब मैं तो एक और बात क्लैरिटी करते चलूं, एक मिनट, मैं अपने दर्शकों को यह भी बताते चलूं कि जब मैं ये कह रहा हूं कि ये फ्रॉड और झूठा आंदोलन था, बच्चों के कंधे पे रख करके किया गया, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं सरकार की नाकामी का समर्थन कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। जैसा अभी नीलेश जी ने कहा कि जो गड़बड़ी हुई उस पर सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही है। अगर हर कोई हर आंदोलन कर्मी विदेशी ताकतों के हाथों खेल रहा, इसका भी मैं प्रतिकार करता हूं।
मैं इसका भी प्रतिकार करता हूं कि विदेश में रह करके कोई वहां से आकर के यहां आंदोलन क्यों नहीं कर सकता है, कर सकता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि भाई इस व्यक्ति का सीधा सीधा संबंध है अरविंद केजरीवाल से, रिश्ता है, और अरविंद केजरीवाल पीछे से है। अरविंद केजरीवाल सीधे आकर के कहे कि हाँ ये हमारे साथ काम किए हैं और ये अगर अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं तो मैं इनको समर्थन करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि धूर्तता की राजनीति कब तक चलेगी? लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? आप कहिए कि राजनीतिक पार्टी बनाएं, पार्टी रजिस्टर करवाएं, वो पार्टी रजिस्टर नहीं है। आपने दिया कॉकरोच जनता पार्टी का नाम दिया, और वो अभी अभी E20 जनता पार्टी आ गई है। इसका मतलब है कि ये नया नया एक फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना और नए नए मूवमेंट के नाम से पॉलिटिकल पार्टी के पूरा मार्केटिंग ब्रांडिंग चल रही है। नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करो और उसके हिसाब से आंदोलन करो। मैं ये कह रहा हूं कि इनको स्पष्ट रूप से ये कहना चाहिए था कि हम राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, पूरी तरह से हम चुनाव लड़ेंगे, और मेरा केजरीवाल से कोई लेना देना नहीं है, राहुल गांधी से भी कोई लेना देना नहीं है। पूरा जन समर्थन मिलता है इनको, ऐसा तो नहीं हुआ। नहीं, आपने अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट निकाला आपने। उस पे मैं आपको दो उदाहरण देता हूं, बट डायरेक्ट प्रूफ्स। आनंद रंगनाथन जी ने एकदम पॉइंटेड सवाल पूछा सौरभ दास को। उन्होंने कहा, मिस्टर सौरभ दास, आप पेपर लीक के खिलाफ हो? हाँ। तो आपने कर्नाटक में जो पेपर लीक हुआ वहां के स्टूडेंट नहीं है, तो वहां कांग्रेस की सरकार है, इसके लिए उनके खिलाफ आंदोलन नहीं हो रहा है। पंजाब उन्होंने अब फिर दूसरा सवाल पूछा, बोले पंजाब का क्या है, केरल का क्या है? बोले अगर आप, उनके वर्ड है वो न्यूज 18 पे अमन चोपड़ा जी जब पूछ रहे थे तो उस पे उनके स्पेसिफिक वर्ड है आनंद रंगनाथन जी के, अगर आप वहां नहीं कर रहे हो, यहां कर रहे हो, तो आप दलाली कर रहे हो। फिर स्पेसिफिक वर्ड बोला। और पत्रकारों ने जब अभिजीत दीपके और सौरभ दास जी को, दोनों को सवाल पूछा कि पंजाब में क्या, वहां के केरल का क्या, कर्नाटक का क्या, वहां के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आपने क्यों नहीं मांगा अभी तक? नहीं करेंगे। तो ये जो विषय हो रहा है ना, इसके वजह से ये टोटल फ्रॉड है। और ये फ्रॉड के साथ अब हमें आप ये बताइए, एक मिनट रुकिए, आप हमें ये बताइए। हाँ, अच्छा बोल लीजिए, मैं आ रहा हूँ, अभी ठाकरे पर आ रहा हूँ। हाँ, बोल लीजिए। हाँ, अरे आपने जो पॉइंट बोला उसका मैं आपको वीडियो बताता हूँ, वीडियो प्रूफ के साथ। इन्होंने क्या किया, इनको लगा भी अच्छा बच्चों का माहौल हो गया है, उस गर्म तवे पे अपना भी पराठा सेक लेने का। तो इन्होंने कहा कि आप कल विजयी रैली होगी, और बंबई में इन्होंने एक प्रोग्राम रखा। प्रोग्राम मैदान में नहीं रखा, वो रोड पे रखा, मतलब कम बच्चे भी आए तो भरा भरा लग जाता है, खुद के कार्यकर्ता वगैरह सब लाके वहां खड़े कर दिए, और कुछ स्टूडेंट भी गए, कोई उसमें दो राय नहीं। अब वहां पर हुआ क्या, आंदोलन किसका है? बच्चों का है। आंदोलन किसका है? कॉकरोच जनता पार्टी का है। वहां खड़े हो गए आपके उद्धव ठाकरे, और उसमें तुम्हारे वो सांसद अरविंद सावंत ने नारा देना चालू कर दिया, आदित्य ठाकरे। आंदोलन बच्चों का, लड़े वो, जीते वो, उसमें इनके नारे क्या चालू हो गए? उद्धव ठाकरे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। आदित्य ठाकरे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। कुछ विद्यार्थियों ने उस पे ऑब्जेक्शन लिया, फिर आदित्य ठाकरे आकर अरविंद सावंत को बोले ये नारा मत दो, ये नारा मत दो। तो ये जो था ना, ये तो अभी कैसे कई प्रूफ्स है कि मतलब ये उसके ऊपर में खुद का राजनीतिक जो ये हो गया है, दुकानदारी बंद हो गई है, उसको चलाने के लिए करना चाह रहे हैं। इनको बच्चों के भविष्य से, उनके ऊपर अन्याय से कोई लेन देन नहीं है। ये जो लीडर लोग हैं ना, अभी मुझे इतना बताइए, मनीष सिसोदिया जी का इंटरव्यू है, अगर पंजाब में ऐसा रहेगा तो सबसे पहला इस्तीफा मैं मांगूंगा। फिर क्या हो गया, पंजाब का आगे हुआ क्या? वो तो अभी आजकल क्या है,
जो हथियार तुम दूसरे के खिलाफ यूज कर रहे हो वही हथियार अभी तुम्हारे खिलाफ यूज हो रहा ना। वो तो भस्मासुर बन गया है सोशल मीडिया अभी। दूसरी चीज, आपको एक बात पता है क्या, जो सही मायने में, मतलब अभी अपनी जेएनजी लॉयर्स एसोसिएशन ने बहुत सिस्टमैटिक पॉइंट वार 12.12 या 18 जो भी पॉइंट्स निकाल के इनको सबको पत्र बनाया है, अभी डिस्पैच होगा। ये कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। उनका पहला देखिए, इनकी डिसऑनेस्टी देखिए। राहुल गांधी क्या करते हैं मालूम है क्या? आधी बात बोलते हैं, आधी बात कौन सी, जिसमें उनको पॉलिटिकल गेन मिले, आगे आगे की बात बोलते ही नहीं। आधी बात क्या बोलते हैं? मोदी जी, आपने इतना कठोर कानून बनाया, ये कठोर कानून बनाने से क्या पेपर लीक रुक जाएगा क्या? क्या उनको सजा हो जाएगी क्या? कानून तो पहले भी थे। ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, ये स्ट्रॉमैन फैलेसी है। मेन मुद्दा क्या है? अगर राहुल गांधी हो या जो भी पॉलिटिकल लीडर हो, और ये जो ये बच्चे हैं, बच्चों को तो मैं थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देता, लेकिन उनकी भी गलती है कि ये सब लोग मेन मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि जो पेपर लीक हुआ उसमें दूसरी बार जो एग्जाम करना पड़ा, तो दूसरे एग्जाम का जो जनता का करोड़ों रुपया खर्चा हुआ, वेस्ट हुआ, पहला वाला जो वेस्ट गया, वो पैसे की वसूली उन आरोपी चीफ सेक्रेटरी से क्यों नहीं की जा रही है? उन आरोपी से क्यों नहीं की जा रही है? वो धर्मेंद्र प्रधान क्या उसमें रोल क्या है, ये क्यों नहीं डिसाइड किया जा रहा है? इस पे ये बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके लोग भी उसमें आरोपी है। महाराष्ट्र में अभी का जो नीट का हुआ घोटाला, कल बीजेपी के प्रवक्ता है नवनाथ बन करके बताया कि जो अरेस्ट हुए अभी कल, जो ये जो नया वाला जो हुआ था 26 का, इसमें जो चार्जशीट गई है, तो जो मेन अरेस्टेड है प्रोफेसर मोटेगांवकर, वो कांग्रेस का ही कृपा छत्र में काम करने वाला यह है, वो उसका जो कोचिंग क्लास का हेड है वो। तो ये एक हो गया। फिर तुम्हारा कर्नाटक का विषय आ गया। खड़गे जी, आप वहां पर विपक्ष के नेता हो राज्यसभा में, आपका बेटा कर्नाटक में होम मिनिस्टर है, तो कर्नाटक में क्या कर रहे हो आप? तो ये जो है ना, आप राजनीतिक बयानबाजी मत करो। और मोदी जी ने भी आधा ही काम किया, कानून स्ट्रिक्ट बनाया, वेरी गुड मोदी जी, आपका धन्यवाद, आपको सैल्यूट। लेकिन आपके जो ये जो ब्यूरोक्रेट्स है ना, वो कानून आपको आधा ही दे रहे ना बना के। उसमें वो क्लॉज कहाँ है कि इस केस से जुड़े हुए सारे शिक्षा विभाग के ऊपर तक के सारे अधिकारी, आईएएस ऑफिसर और मिनिस्टर, इनका भी इन्वेस्टिगेशन होगा। उनका रोल क्या था, एक्ट ऑफ कमीशन क्या था, एक्ट ऑफ ओमिशन क्या था, इस पे तो आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? ये कानून किसी को नहीं चाहिए। ये कानून ना राहुल कांग्रेस को चाहिए, ना आम आदमी पार्टी को चाहिए, और ना ये आंदोलनकारियों को चाहिए, कॉमन मैन को चाहिए। अच्छा, अब तो विजय जुलूस जो इन्होंने बाप बेटे ने निकाला, जिसमें हाँ, इनके भाई भी गए, अब ये अगस्त आ रहा है, इसकी टाइमिंग देखिए। मैंने कहा कि ये अब पूरी तरह से विष्णु का अवतार, इसका अवतार, ये किसकी आड़ ले रहा है? अभी जैसे जुनैद के तरह ये भी दोनों बाप बेटा है। अभी जुनैद पकड़ाया है। जुनैद जो है अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, गौकसी करता था, उसके साले ने आरोप लगाया है ये बात। और अब आओ कल अपनी वीडियो। यूपी पुलिस उसको उठा के ले गई। अभी उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिसके बचाव में कपिल सिब्बल आएंगे। ये दोनों बाप बेटा अब तो स्पष्ट हो गया। ये देखिए, शरद पवार ने इनको धोखा दे दिया आखिरी समय में। पवार भी अब इनका साथ छोड़ गए। राहुल गांधी इनसे मिलते नहीं हैं। ये अब केजरीवाल के तरफ आ गए हैं। केजरीवाल खुद जेल जाने वाले हैं। अब ये जो इन्होंने जो 26 तारीख को किया खेला, तो ये जरा दर्शकों को बता दीजिए कि अगस्त में इनकी क्या गति होने वाली है। नहीं, वो तो क्या है, घोड़ा मैदान दूर नहीं है। और देखिए,
अभी इनको क्या क्या रिप्लाई करना है सर कोर्ट में आदित्य ठाकरे हाँ को? हाँ, ये पॉइंट नहीं, रिप्लाई क्या करना है, रिप्लाई दिया नहीं है उन्होंने, कौन से आरोप मान लिए है, विषय ये बता रहा हूं मैं आपको। विषय ये नहीं है क्या रिप्लाई करना है क्या नहीं करना है। जनता की अदालत में ये लोग हार गए, कोर्ट का फैसला जब आएगा तब आएगा। आपको बातें याद होगी, देखिए सबसे पहले ये मामला निकला तो क्या है, आदित्य ठाकरे का ड्रग्स का बिजनेस है, यहाँ के कुछ पुलिस वाले उसके साथ में पार्टनर्स है, उनका सब चलता था। और जब इनकी सरकार बनी तो फिर सचिन वाजे को साथ में लेके इन्होंने ये जो रैकेट बहुत बड़ा बनाया, परमवीर सिंह इनके साथ में था, उसमें इन्होंने कई पाप किए और बाद में जो मिला उसको मार। सचिन वाजे ने कितने मर्डर किया है उसका तो मैं अलग से दूंगा डिटेल, वो एक अलग है एक विषय, छोड़िए अभी उसको। अब बाद में हुआ क्या कि इनके सारे गलत कामों का, अब आप देखिए इसमें प्रॉब्लम कहां जाता है, सरकार के पास में सीबीआई है। अब इस जाकर इन्होंने उद्धव ठाकरे ने जाकर अगर अमित शाह जी के पांव पढ़ लिए, मोदी जी के पांव पढ़ लिए और बोला कि अगर हम आपके कंट्रोल्ड अपोजिशन काम करने के लिए तैयार है तो वो पिघल जाएंगे। और फिर क्या है, सब जनता जानती है, अब जनता सब जान रही है और इनको पता नहीं है मोदी जी को और शाह जी को कि उनको नुकसान हो रहा है। ये सभी एक साथ इकट्ठा होकर के इनके खिलाफ जा रहा है। इनको कौन समझाए, ये इनको कौन समझाए, इनको ये समझने को तैयार नहीं है। अब आपके पास में डायरेक्ट प्रूफ्स है, टीम एसएसआर थी, एसएसआर टीम अलग, उनका एक ग्रुप था टीम एसएसआर, या और जो एसएसआर वॉरियर्स अलग। तो टीम एसएसआर ने पूरा स्टिंग ऑपरेशन कर करके इनका पूरा ड्रग्स का रैकेट पुलिस ऑफिसर से लेके सब पूरा ड्राइव बनाया। इनकी खबर चली, खबर मालूम होने के बाद में एकता कपूर के बर्थडे में जो भी हुआ, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, कुछ चीजें मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूं तो, हाँ। और कुछ सबूत को हमको अभी पब्लिक को बताना नहीं है, उसको एक स्टेज के लिए बचा के रखा है बस। जो भी हुआ बाद में, उसके पहले ही जो प्लान हुआ था रोहन राय के थ्रू दिशा को घर से निकाला गया, पकड़ में आ गया, उनके नॉलेज में आ गया कि दिशा एसएसआर टीम में है और इसने बहुत सारे प्रूफ्स तैयार कर लिए हैं। फिर उधर से चले दिशा का गेम करने और इधर से रिया को कहा तू निकल वहां से, इसको मार के हम उधर ही आ रहे हैं। तो वो होने के बाद जो दिशा का जो भी उसके ऊपर अत्याचार किया इन्होंने, मतलब ये नीच प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति, मर्डर करना है तो उसके पहले अत्याचार कर लो। और बाद में उसको स्टोरी बनाई गई, सचिन वाजे को बुलाया, कि इनके कितने कई पुलिस ऑफिसर इनके विटनेस है ना अपने पास में, और जो उन्होंने किसने खुद को बचाने के लिए या किसने ईमानदारी से वे सब रिकॉर्डिंग करके रखा है मोबाइल में खुद के। तो अभी तो ये हो गया। आप ये सब हुआ, बाद में उसका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया 3 दिन तक, जो भी है 70 घंटे तक। तो उसके पहले बॉडी को या ये किया गया, वो पोस्टमार्टम जैसा मैनेज किया था जिलेटिन एंटेलिया केस में मनसुख हिरेन का, ये सब किए। बाद में दिशा का फोन लिया, वो फोन ये दोनों ने यूज किया, फिर उसमें से पूरे लिस्ट निकाले कि कौन कौन किसको किसको कहाँ कहाँ सबूत पहुंचाए थे। फिर एक एक करके विटनेस के मर्डर शुरू हुए,
किसको सुसाइड दिखाया, किसको बाइक का एक्सीडेंट, सब इनसे जुड़े हुए लोग कैसे क्या मरे एक साथ उस पीरियड में। तो ये सब सारी चीजें हैं, कोई बात नहीं, ये इनके इनके नजर में सब छोटे छोटे गुनाह है, कॉमन मैन की नजर में बहुत बड़े अपराध है। अब पर इनका दादागिरी देखो, मतलब ये जनता को बेवकूफ कैसा समझते हैं, और ये सारे हमारे जो आंदोलन करता है ना वो भी बेचारे सुन ले कि ये है कौन। अब इन्होंने क्या किया, पहले तो कवर अप का ट्राई किया लेकिन मामला चला गया उधर, बोले फिर ये हमारे असल दिशा। में हम लोग ये भी बताते चलें कि ये जेन जी के लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि जेन जी को मालूम चले, जो मुंबई में जो कोई भी जेन जी उनके आंदोलन में चले गए बिना जाने समझे, ये कौन है आदित्य ठाकरे और कौन है उद्धव ठाकरे। जेन जी वाले तो वो हैं जो कि 2005-6 में जन्मे हैं, तो उनकी तो उम्र भी 5 साल पहले 10 बरस की 15 बरस की होगी, तो बेचारे समझ भी नहीं पा रहे होंगे। तो उनकी जानकारी के लिए जो नीट नहीं एस्पिरेंट है नहीं उनको नहीं बताना बहुत जरूरी है, और ये भी बताते चलें कि सरकार पूरी तरह से बचा रही है, ये भी बताते चलें। बोलिए सर। नहीं नहीं, क्या है मालूम है क्या? एक मिनट देखो, जेन जी जो है ना, आप जो बोल रहे हो जेन अल्फा है। हाँ वो जेन जेन, अल्फा है वो। हाँ जो आप जो कह रहे हैं, तो जेन जी अभी यंग है, और जेन जी लॉयर एसोसिएशन वगैरह अपने, जेन जी अपने मेजोरिटी अपने साथ में है, वो कोई मसला नहीं है। वो सच के साथ में भी है, इवन राष्ट्रभक्त बहुत है जेन जी में। हाँ तो वो एक विषय अलग है। अभी आता हूं मैं अपने मुद्दे पे, क्या होगा, लिंक टूट जाती है फिर। हाँ तो हाँ, अभी देखिए इन्होंने ये सब किया, फिर बिहार पुलिस ने फाइल मंगाई, तो बोले हाँ दिशा सालियान केस की फाइल डिलीट। सबसे इंपॉर्टेंट केस दिशा सालियान है, दिशा सालियान में पूरा आ गया, सुशांत के मर्डर का वगैरह सारा चीज दिशा सालियान केस में आ गया। अब वो होने के बाद में सुशांत सिंह राजपूत का मैटर चला गया सीबीआई को। सीबीआई को जाने के बाद में इन्होंने जाके सरकार के पांव पकड़ लिए, ऐसा ही लग रहा है इनका। अब सीबीआई खेल रही थी टेबल टेनिस, उसमें हम लोगों ने फिर सिटीजन्स कोर्ट का जो हमारा हुआ, उसके बाद में रिट पिटीशन लगी रशीद खान पठान की, फिर भी वो लोग डिले कर रहे थे। इनको क्या लगा कि आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने इनके घर पे जाके इनके एफिडेविट लिखवा के ले लिए थे, उनके आदमी को बुला के, एफिडेविट मतलब साइन ले लिए थे पुलिस को मैनेज करके वगैरह, किसके, सतीश सालियान के और उनके वाइफ के। तो इनको लगा अभी हम अभी रिलैक्स है। अब क्या रहता है, नेचर है, देखो नेचर के आगे कुछ नहीं चलता। वो मतलब जब भगवान ठहरा लेता ना आपको, ना ये पुलिस ना ये तुम्हारा कोर्ट, तुम कितना भी मैनेज करके रखो, जब नेचर का वार होता है तब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि वो फाइनल अथॉरिटी गॉड है ना। और कर्मा नेवर मिस द एड्रेस, कर्मा नेवर मिस द कैलकुलेशन। अब क्या हुआ, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद देखिए इनका पहला स्टेटमेंट आया, दिशा सालियान, कौन दिशा सालियान, मैं तो उसको जानता ही नहीं। देखो ना अभी कैसा पूरा फिल्मी सीन की तरह। बोले दूसरा, अरे बोले क्या बात है, अच्छा वीडियो है, हाँ हर चीज वीडियो रिकॉर्ड, क्या बातें करते हो आप। जिस दिन उसकी डेथ हुई थी, वो मतलब जो आप कह रहे हो उस पर रेप हुआ, मर्डर हुआ, उस दिन तो मेरे नाना जी की डेथ हुई थी, मैं वहां पर डोंबिवली के हॉस्पिटल में था। इन्होंने बोल दिया, नितेश राणे जी ने दूसरे दिन सबूत दिया, बोले भाई उसकी जिस दिन डेथ हुई ना दिशा की, उस दिन तुम्हारे नाना जिंदा थे, ये तुम्हारे नाना की डेथ उसके 10 दिन के बाद हुई है, तो ये झूठ हो गया। अब झूठ हो गया तो अभी ये हो गए, तो फिर उनको लगा चलो ना ये उतना बड़ा मसला नहीं ना, उन्होंने फिर ये चालू किया। फिर भगवान की दया से
और ये जितने हमारे न्यायप्रिय लोग हैं, इनकी दुआएं, एसएसआर वॉरियर्स का ये, इस मामले में एसएसआर वॉरियर्स बोलो, अर्नब गोस्वामी बोलो, और ऑलमोस्ट उस समय जो ये थे ना सबने अच्छा कोर काम मीडिया, किया। सबने अच्छा काम किया, बहुत सबूत हम्म, जमा करके रखे, और वो ऑनेस्ट पुलिस वाले जिन्होंने रिकॉर्डिंग करके रखा है इनका सब। हम्म, तो अब ये हो गया था, लेकिन मैटर दब गया था ना, तो सबके अंदर से एक पब्लिक की बद्दुआ थी, और पब्लिक को ना उसका वो क्लोजर नहीं मिल रहा है ना दिमाग में, तो कोई रेस्टलेस है पब्लिक। तो और क्या हो रहा है, हर कॉमन आदमी खुद को उससे जोड़ रहा है ना, कि आज उसकी लड़की है, कल हमारी भी बेटी हो सकती है, कल हमारी बहन हो सकती है, कोई हमारा भी सुशांत सिंह राजपूत है तो हमारा भी बेटा हो सकता है। तो ये बड़े सत्ताधारी माइटी पावरफुल लोगों को ये ऐसा अन्याय करेंगे ना, गरीबों की जान लेंगे, कॉमन मैन की जान लेंगे, ये हम नहीं होने देंगे। हम्म, तो उसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में वही सीनियर पुलिस अधिकारी और उन लोगों की अंतरात्मा जागी, और भगवान ने 2-3 चमत्कार किए, हमारे पास में वो सारी चीजें आ गई। उसमें कुछ बता रहा हूँ, कुछ नहीं बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट था इसका मोबाइल टावर लोकेशन। ये डिनो मोरिया, सूरज हम्म, पंचोली, इनके बॉडीगार्ड, फिर इधर के सीसीटीवी में फेरफार किए थे, तो आगे के सोसाइटी में सीसीटीवी थे, बाजू के इसमें भी था, जो गाड़ी जा रही थी, जो इनके बॉडीगार्ड थे उनका मोबाइल टावर लोकेशन, उनका मूवमेंट रजिस्टर, कई चीजें है, कहाँ कहाँ चेंज करेंगे। हाँ, हम्म। और अभी वो गया चीज, जहां चेंज किया है ना स्टेशन डायरी वगैरह, उसके भी वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो पुलिस वालों ने बोला के रखे है, तुम बेटा रुको अभी जरा। तो कुल मिलाकर हाँ, के आप ये कह रहे हैं नीलेश जी कि अभी सुनो ना, जब सुनो ये अगर, हाँ, बोल लीजिए। सुनो सुनो, आप ये हो गया, हमने मोबाइल टावर लोकेशन की बात कही, हम्म, बात कहने के बाद में अरे बोले उसके पिताजी ने कह दिया है हमको कि हमारा कुछ ये नहीं है, और बोले सीबीआई ने मुझे क्लीन चिट दे दी है। इनका नैरेटिव पंजाब चालू पुलिस कर ने दिया दे इन्होंने। दिया है। पंजाब हाँ, पुलिस न्यूज ने दे लॉन्ड्री ने, दिया हाँ, तो जैसा इन्होंने बोला, सीबीआई ने लेटर पब्लिश किया, हमने दिशा सालियान में कोई क्लीन चिट दी नहीं है, हमने उसका इन्वेस्टिगेशन किया नहीं, दूसरा झूठ हो गया। फिर हमने तीसरा पॉइंट निकाला मोबाइल टावर लोकेशन, और फिर जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सतीश सालियान जी आए, और हमने क्लियर किया, और हमने लॉ बता दिया सुप्रीम कोर्ट का, कि झूठा एक्सप्लेनेशन देना ये एडिशनल प्रूफ है, एक्स्ट्रा प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये फांसी की सजा तक के लिए सफिशिएंट है। आप फिर इनके जो भी थे सब हिल गए, फिर इसको सलाह दिए, फिर जैसा पब्लिक पहुंच गई, देखो सतीश सालियान आ गए आपके खिलाफ में बोलने, ये वो, बोले क्या, कोर्ट का मामला है, कोर्ट में बोलेंगे, आपके सामने नहीं बोलेंगे। हो गया। आप बीबीसी के एक एडिटर है, उन्होंने इनको 1-to-1 क्वेश्चन के लिए बुलाया, और क्या है, कई बार इनके मैक्सिमम टाइम क्या रहता है, वो जो बुलाते हैं उनको सेट रहता है पैसे देके, कि ऐसे सवाल पूछने के पूरा सब तैयार रहता है। अब उसने बेचारे ने ईमानदारी से सीधा एकदम डायरेक्ट सवाल पूछा, सामने बैठे थे, वीडियो आपको आप भेजा, आपके इस पे दिखाया था हमने। बोला, अच्छा आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, दिशा सालियान को आप जानते हैं कि नहीं जानते। तो एकदम चेहरा फ्यूज हो गया, क्या बोलते, मैं जवाब दूंगा ही नहीं। बोले, क्यों? ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया ना। बोला नहीं, कोर्ट में मैटर है, कोर्ट में देगा। फिर इतने दिन वो तुम डोंबिवली में ऐसा हो गया, उधर वैसा हो गया, कोई बात नहीं। पहले क्या बोला कि रिया चक्रवर्ती को मैं जानता ही नहीं, रिया ने बोली मैं आदित्य ठाकरे को जानती ही नहीं, हमने उनकी व्हाट्सएप चैट रिकवरी ला कर दे दी। ये नारकोटिक्स के इन्वेस्टिगेशन में आ गया। ये दोनों जानते थे, आदित्य ठाकरे उसके कई पार्टनर इन क्राइम है, उसको क्या 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 काम करवाया उसने, और अभी से नहीं जानते, कई सालों से जानते हैं। आप ये भी गेम फेल हो गया, जनता की नजर में बार बार क्यों रहते, लेकिन इनका क्या है, ये जो ये है
क्या बोलते थे उसको, इकोसिस्टम जो है, जो इनके पक्ष मतलब वो रिपोर्टर कम और इनके पार्टी के प्रवक्ता बोल के ज्यादा काम करते हैं। कुछ तक वाले हैं या राजदीप सरदेसाई है, जो भी है, जिनके ऊपर हमने खुद फाइल किया है केस वगैरह इसमें, तो वो नैरेटिव घुमा घुमा के इनको ग्लोरीफाई करने का ट्राई कर रहे थे। मतलब कितनी क्या लेवल गिर गया, काय का इथिक्स और काय का क्या। वो रेपिस्ट है, मर्डरर है, बच्चों का हत्यारा है, कोई भी आरोपी रहने दो, हमको पैसा मिला, हम बस उसको ग्लोरीफाई करेंगे। इस तरह के थर्ड क्लास कुछ पत्रकार है, कुछ न्यूज चैनल है, वो देख लेगा, जनता भी देख रही है और नियति भी उनका हिसाब करेंगी, उनके फैमिली का भी हिसाब होगा, क्योंकि कर्मों का फल सबको भोगना पड़ेगा, जो भी पापी है। अब क्या है सेकंड चीज, वहां बोले कि हम उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, हम कोर्ट में बोलेंगे। आप आ जाइए कोर्ट में, कोर्ट में एफिडेविट पे सतीश साल्यान जी ने, उन्होंने इंटरवेंशन लगाया आदित्य ठाकरे ने, उसके जवाब में रिप्लाई भी दिया और इनको कस्टडी में लेने का अर्जी लगाया। बोला कि ये जो इन्होंने लिखा है झूठा आदमी है, ये कह रहा है सीबीआई ने क्लीन चिट दी है, सीबीआई ने कहा हमने कोई क्लीन चिट दी नहीं है। ये कह रहा है कि बिहार पुलिस ने क्लीन चिट दी है, सीबीआई बिहार पुलिस ने कहा हमने कोई क्लीन चिट नहीं दी। आप फिर इनके एफिडेविट पे जो झूठ लिखा था, मेरा एज इतना ही है, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं एमएलए नहीं हूं, ताकि मामला एमपी एमएलए कोर्ट में ना चले क्या। तो बोला मैं बिजनेसमैन हूं, वो झूठ लिख दिया। डेट खुद की 7 साल उम्र कम करा दी। मतलब कुछ दिन के बाद बोलेंगे मैं 17 साल का हूं, मैं माइनर हूं, जुवेनाइल हूं, मुझे छोड़ दीजिए। तो ये इस तरह के जो थे वो हुआ, एफिडेविट पे लिख कर दिया सतीश साल्यान जी ने, तुम्हारा मोबाइल टावर लोकेशन वहां था, तुम ड्रग्स के बिजनेस में हो, ये नारकोटिक्स ब्यूरो के ये प्रूफ है, तुम्हारा फोन कॉल रिकॉर्डिंग, ये जो भी है, ये आरोप है तुम्हारे पे, और तुमने ये झूठ बोला, कॉपी सर्व किया। आपको याद होगा जस्टिस सारंग कोतवाल ने इनको समय दिया, जो भी रिप्लाई देना है आपको 1.5 महीने का समय, 2 हफ्ता मांग रहे ना, 1.5 महीने का समय देता हूं मैं आपको, 6 हफ्ते का समय देता हूं, क्योंकि दीपावली छुट्टी थी। जैन जी देखो जरा, मैंने विशेष प्रोग्राम इसीलिए कन्वीन किया है। जैन जी जरा देखो, जैन जी देखो, और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी देखें, हमारे देश के गृह मंत्री भी देखें, और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी देखें। मुझे तो पता नहीं उनके ऊपर कोई असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जी ठीक है, तो फिर उनको कोर्ट ने समय दिया था नवंबर का, अक्टूबर 2025। पहले का टाइम छोड़ दीजिए, वो हाईकोर्ट ने लास्ट चांस दे दिया, ऑल द पार्टीज टू फाइल देयर रिप्लाई एफिडेविट। नवंबर, दिसंबर और उसके बाद में ये 7 महीना, 9 महीने से जवाब नहीं दे पा रहे हो, और दे भी नहीं सकते, क्योंकि टाइम लिमिट तो खत्म हो गया उनका, तो ऐसा 10 महीना हो गया एक्चुअली, अब टाइम लिमिट खत्म भी हो गया। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट है, लॉ प्लीडिंग है, आपके ऊपर आरोप हुआ, इफ दैट एलिगेशंस of malafide misconduct and anything are not denied, law pleading specific है, means they are admitted, उनको आरोप मंजूर है। एक्सेप्ट कर लिया, आपके हिसाब से कानूनी रूप से ठाकरे ने एक्सेप्ट कर लिया, कानूनी रूप से उनको ये आरोप मंजूर है, इसका उनके पास में कोई जवाब नहीं है। और अब अगर वो मान लीजिए, अब अगर वो जवाब देते हैं 9 महीने के बाद, अगर वो जवाब देते हैं, तो क्या ये सवाल पूछा जा सकता है कि आपने इतनी देरी क्यों की? आशुतोष जी जवाब दे ही नहीं पाएंगे वो, इसलिए नहीं दे रहे ना, मुझे इतना बताइए। इनको सिर्फ एक आरोप लगाया था नीतीश राणे जी ने कि आप ये पार्टी छोड़कर आप ज्वाइन करने वाले हो शरद पवार की पार्टी, तो इनकी नीतीश राणे जी के ऊपर डिफामेशन का केस फाइल कर दिया, छोटे से मुद्दे पे।
यहाँ तो ये कह रहे हैं ना कि तुमने ड्रग्स का बिजनेस किया, तुमने गैंग रेप किया, तुमने मर्डर किया, तुम एमएलए का छुपा रहे हो, तुम सीबीआई का झूठ बोल रहे हो, और मतलब जो भी और 10 आरोप है, रिया चक्रवर्ती के साथ तुम मिले हुए हो, सुशांत सिंह केस में तुम्हारा रोल है, ये सारा एफिडेविट में दिया है उनको। तो फिर भी आदमी चुप है। अच्छा, फिर हाईकोर्ट में आए क्यों? अगर फिर भी चुप है। हाँ, अच्छा, और हाईकोर्ट में अच्छा, अरविंद सावंत कह रहा है जिंदाबाद जिंदाबाद। जैन जी देखो, हाँ, जैन जी तुम्हारे लिए लेके आया हूं मैं। जैन जी देखो, बोलिए हाँ, सर। और हमने 2 कदम आगे गए हम लोग। हाँ। हमने अगस्त में नोटिस सर्व किया था उनको, उनके एडवोकेट सुदीप पासबोला को। हमने कहा तुम्हारे पे कस्टडी में लेने का हमने अर्जी लगाया है, तुम्हारे क्लाइंट पे और तुम्हारे पे, दोनों पे। उनके वकील को ही बोला कि तुमको हाँ, कस्टडी में लेने का अर्जी लगा दी। आज सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है ना, सुप्रीम कोर्ट ने लॉ क्लियर किया। अरे भाई, वकील जो है, वकील का काम क्या है? लॉ के हिसाब से प्रोटेक्ट करो, झूठ बना के मत प्रोटेक्ट करो ना, गलत लॉ मत बताओ। अभी डॉली गांधी, गांधी नाम इनको बहुत प्रिय है, तो मैं गांधी नाम का ही केस लॉ आया है अभी सुप्रीम कोर्ट का। एक डॉली गांधी का आया है, और रोमा आहूजा, मतलब आपकी रोमिला थापर से जो मिलता जुलता नाम है। तो 2 जजमेंट आए हैं, बहुत क्लियर किया। और तीसरा जजमेंट है कुशा दुरुगा का 2024 का। तो क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? क्लियर, वकील कोर्ट में आर्गुमेंट कर रहा है, तो अगर बाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है, लॉ बन चुका है, उसके खिलाफ में आर्गुमेंट करके टाइम वेस्ट ना करे कोर्ट का। दूसरा, ओवररूल्ड आर्गुमेंट ना करे। तो जैसे हमारे ओवररूल्ड के एक एक्सपर्ट है, तुम्हारे आपके कपिल सिब्बल हो गया, अभिषेक मनु सिंघवी हो गया, वो तुम्हारा रिटायर्ड वो चोर जज सुप्रीम कोर्ट का क्या नाम है, दीपक गुप्ता हो गया। तो ये ओवरऑल केस लॉ के मास्टर है लोग। तो ये मतलब उनके कपिल सिब्बल के चैनल पे आते हो लोग। तो ये जो है ना, ये हर बार इनकी दुकानदारी काय पे है, जम गया तो जम गया, ओवरऑल केस लॉ लिख देने का, ओवरऑल पॉइंट बोलने का, चल गया तो चल गया, सेटिंग में इसमें उसमें नहीं चला तो फिर हाँ हार गए, क्या हो गया, दूसरा क्लाइंट। सो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया, वकीलों ने खुद के फेवर का छोड़ो, अपोजिट के फेवर का भी कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी केस लॉ छुपाने का नहीं है, नहीं तो तुम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के भी हकदार रहोगे। ईएस रेड्डी में भी लिख दिया था, अभी भी क्लियर कर दिया। तो 1987 से लॉ है वो। अब लॉर्ड डेनिंग के जजमेंट पे अब इनके ऊपर हमने क्या किया, एक मिनट, हमने नोटिस सर्व किया इनके, ये आरोप है, आपने आज तक जवाब नहीं दिया है। तो आप, अगली डेट ये है, आप 7 दिन के अंदर जवाब दे दीजिए, नहीं तो आपको आरोप मंजूर है, लॉ प्लीडिंग ये और सुप्रीम कोर्ट का ये केस लॉ के तहत हम डायरेक्ट आगे का आर्गुमेंट करेंगे इस लॉ के तहत कि आपको आरोप मंजूर है। और वो मान लिया उन्होंने, और वो मान भी लिया। जवाब, अरे 12 महीना हो गया, अगस्त 2025 का नोटिस है वो। आप देखिए, आप कोर्ट में कितना घुमाओगे, कितना डिले करोगे, जनता की अदालत में तो पिक्चर क्लियर है ना। तो अब अगर मान लीजिए कि अदालत, अब अदालत जो आखिरी पड़ाव पर है, जहां से कि एफआईआर का आदेश होगा, और जब एफआईआर का आदेश होगा तो सीन रिक्रिएशन होगा, जिनके जिनके खिलाफ आरोप है उनकी गिरफ्तारी होगी। अब उससे बचने के लिए कह रहे हैं कि अवतार आ गया, विष्णु का अवतार आ गया। तो जैन जी को बताना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है ना। नहीं, पर इससे साबित क्या हो रहा है? इससे एक बात क्या साबित हो रही है कि जिसको तुम क्या प्रोजेक्ट कर रहे थे पहले, कि देश का सर्वोच्च नेता प्रोजेक्ट कर रहे थे तुम उद्धव ठाकरे को, और देश का सबसे युवा फायर ब्रांड नेता तुम्हारे उसको आदित्य ठाकरे को प्रोजेक्ट कर रहे थे, वो ये साबित हो गया कि तुम्हारे भगवान अभिजीत दीप के सौरभ दास है। मतलब ये तो पता हो गया कि तुम्हारे पीछे लोग नहीं है, उनके पीछे लोग है, तो तुमको उनकी शरण में जाना पड़ रहा है। जब अभी एक मैं कल कमेंट पढ़ रहा था, उसने क्या बताया कि जैसा वो अभी राम रक्षा आंदोलन शुरू किया ना, अभी विष्णु सहस्त्र नाम जैसा है,
तो वैसा अभी इसका भी सहस्त्र नाम का जप चालू कर दो आप, अभिजीत दीपके के नाम का, इसका भी मंत्र वगैरह बनाओ, या सब लोग आपने तो अब ये कहानी ये है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी, आपको मैंने तकलीफ दिया आज बहुत। आप 10 मिनट के लिए आए थे लेकिन लंबी हो गई बातचीत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक तो जो जेनजी के लिए मैंने विशेष तौर से नीलेश ओझा जी को बुलाया था, जो जेनजी गए होंगे उनके आंदोलन में शामिल होने के लिए, ये आदित्य ठाकरे कौन है और ये उद्धव ठाकरे कौन है। अगर आपकी स्मृति से थोड़ी सी बाहर हो गई हो ये बात, तो आपको बताने की हमने कोशिश की कि इनके खिलाफ ड्रग पेडलिंग के आरोप हैं, ड्रग के बिजनेस में शामिल होने के आरोप हैं, गैंग रेप के आरोप हैं, हत्या के आरोप हैं, और दोनों केस इंटरलिंक्ड है, दिशा सालियान का और सुशांत सिंह राजपूत का। इस दोनों केस पे पूरी कोशिश हो रही है इसको दबाने की, बड़े बड़े नेता इसमें शामिल है। और मैं कुछ हद तक आगे बढ़कर के कह रहा हूं कि आज अगर केंद्र सरकार के खिलाफ ये जो वातावरण बन रहा है, तो मुझे कई बार लगता है कि ये प्राकृतिक न्याय भी हो रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ऐसा लगता है कि कुछ हद तक बचा रही है ठाकरे को। अगर सरकार चाहे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये जो अन्याय है, एक बेटी के साथ इतना बीभत्स कृत्य हुआ, उसको आप इस तरह से आयवॉश कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सत्ता में होने के बाद, सारे सबूत होने के बाद, सारे प्रमाण होने के बाद, उसके साफ साफ झूठ बोलने के बाद भी अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो प्राकृतिक न्याय हो जाएगा। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो न्याय की शरण में जाइए। जो दोषी है, अगर नहीं है जांच करवा लीजिए, इंक्वायरी करवा लीजिए। दोषी अगर है तो सजा दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। लेकिन जांच तो ठीक से होनी ही चाहिए, और जांच नहीं करवा रहे हैं। एसआईटी आपकी सरकार ने गठित किया, जब आए गृह मंत्री बन करके, आप केंद्र में हैं, तो भी कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी कि जैन जी को इन्फॉर्म करूं कि आपके कंधे पर बंदूक रख करके फिर कोई व्यभिचारी, चरित्रहीन, अपराधी किस्म के लोग, जो अपराध में शामिल होने के जिनके ऊपर गंभीर आरोप हैं, उनको आप कहीं नेतृत्व ना दे दें। तो थोड़ा संभल कर चलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।